बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहते फ़लस्तीनियों ने इसराइल के नाकाबिल तस्खीर होने के तसव्वुर को मीडिया मेड करके चकनाचूर करके रख दिया। वहाँ पे जंग जारी है। इस जंग में अब तक 400 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि इसराइल के 800 फौजियों को हलाक किया जा चुका है और 1000 फौजियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें मेजर जनरल नमरूद अलूनी भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी इसराइल तनाज़ा है क्या, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, दरमियान में क्या कुछ होता रहा, कितनी जंगें लड़ी गईं और अब आज के बाद क्या होगा। हमारे साथ हैं कनाडा से मतलूब वड़ाई साहब। उनसे सारी सूरत हाल के बारे में पूछते हैं। मतलूब वड़ाई साहब से हम इसलिए भी जानना चाहते हैं क्योंकि मतलूब वड़ाई साहब पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा में कभी शामिल होते थे और बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर में मतलूब वड़ाइच को खसूसी तौर पर इसराइल भेजा गया था। मतलूब वड़ाइच इसराइल के कई दौरे कर चुके हैं। इनकी मुलाकात उन दिनों वहाँ के वज़ीर आज़म शमौन परीज से हुई। उनके साथ इनकी क्या गुफ्तगू हुई, ये भी मतलूब वड़ाइच साहब से पूछेंगे। आइए बात करते हैं मतलूब वड़ाइच साहब से कनाडा में। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे आज इस प्रोग्राम की तरफ से बुलवाया और मुझे मौका दिया। जैसा कि आप जानते हैं, बेशुमार आपके साथ इकट्ठा हम लिखते रहे पिछले कई सालों से न्यूयॉर्क में स्पेशली। तो एक्चुअली इसराइल के जो है वो मशरिक़ वस्ता में क्योंकि इसकी जो ज़मीनी सरहदें हैं वो कई ममालिक के साथ, जिस तरह के इजिप्ट के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, जॉर्डन के साथ, सीरिया के साथ इसकी जो है वो सरहदें लगती। एक्चुअली इसके बैकग्राउंड में ज़्यादा जाने की जरूरत तो नहीं, तो तकरीबन हर पाकिस्तानी उसको जोग्राफियाई तौर पे जानता है, उसका बैकग्राउंड भी जानता है। ये प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, 1948 से लेके जब से इसराइल को बना है, यही से यूएनओ ने अपना मेंबर बनाया है, इसके पीछे क्या हकीकत थी वो भी सारे पाकिस्तानी ऑलमोस्ट जानते हैं। क्योंकि फलस्तीन और इसराइल का इशू एक ऐसा इशू है जो हम पाकिस्तानियों के लिए बेहद अहमियत अख्तियार कर चुका था। हमारी जो पिछले 75 सालों में पाकिस्तान बनने के बाद हमारी जिंदगी में अगर कोई इशू थे तो दो थे, एक इसराइल का, एक कश्मीर का। ये हमारे पाकिस्तान अपने घर के इशू समझता था। दरअसल फलस्तीन के जब खिलाफत खत्म हुई तो फलस्तीन ने इन्होंने यहूदियों ने एक मंसूबे के तहत वहां पे जमीनें, लोकल लोगों की जमीनें महंगे दामों खरीदना शुरू कर दी। और ये यहूदी जो थे ये ज्यादातर सरजमीन फलस्तीन से कूच कर गए हुए थे कई सौ साल पहले, और बहुत थोड़े लोग वहां पे मौजूद थे। और इन्होंने वो जो फिर इनको एक मंसूबे के तहत, यानी अमेरिका और दूसरे साम्राज्य ने कोशिश की कि इनको मुस्तकिल मुसलमानों के ऊपर एक जैसे एक आलू रखा जाए ना, तो उस तरह इसको बना के रख दिया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने इसको तैयार किया और जो है वो इसके लिए उन्हें वहां पे मालिक होना जरूरी था, इनकी प्रॉपर्टी होना जरूरी थी। इन्होंने वो मकान जो उस वक्त $5,000 डॉलर का था, इन्होंने $20,000 का खरीद लिया। और इसके साथ इन लोगों ने मतलब जब ये प्रॉपर्टी खरीदना शुरू की तो पैसे के लालच में तमाम फलस्तीनियों ने अपनी जमीनें बेचना शुरू कर दी, अपने जो प्रॉपर्टी थी, लैंड थी, वो बेचना शुरू कर दी। तो अब उन्होंने दूसरा कदम ये था कि तो एक खुद अपनी स्टेट के तौर पे यूएनओ में इसको रजिस्ट्रेशन इसकी करवा लें। तो इस मकसद के लिए उन्होंने यूएनओ में जो एक कंट्री की हैसियत से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दरख्वास्त की। और
तकरीबन तमाम मुल्कों ने इसको मासवाए चंद मुसलमान मुल्कों के जो उस वक्त मार्द वजूद में आ चुके थे, उसके सिवा सारे यूएन के मेंबरान ने मासवाए यूके, बरतानिया ने उस वक्त इसराइल को तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि जब ये साजिश तैयार हो रही थी यूरोप और अमेरिका की, तो उसमें इंग्लैंड की मर्जी शामिल नहीं थी। लेकिन बाद यूके ने, बरतानिया ने इन्हें तस्लीम कर दिया। अब उसके बाद इनको बेशुमार इनकी जो अस्करी और माशी मदद की गई, और वैसे भी दुनिया जहां के जो जर्मन, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, यानी पूरी दुनिया के जो अमीर लोग थे वो यहूदी थे। उन्होंने अपना सरमाया जो इसराइल मुंतकिल करना शुरू कर दिया और अपनी ममलकत को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। और इस तरह एक दिन ये हुआ कि 1967 में अरब इसराइल जंग शुरू हो गई, ठीक है। और उस जंग में इसराइल ने, पहले तो उसके बाद थोड़ा सा इलाका था, उस जंग में उसने जो अरबों से और इलाका भी छीन लिया, फलस्तीनी अरबों से और इलाका भी छीन लिया। और बाद 70 की बार में उन्होंने गुलान की पहाड़ियां, ये जो गुलान की पहाड़ियां उन्हें कहते हैं, जो सीरिया के साथ बॉर्डर है, वो उसके साथ जो मलहा का इलाका था, वहां पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया। और अरबों को बदतरीन शिकस्त हुई, बल्कि इजिप्ट के वो जो फाइटर प्लेन एयरपोर्ट पे खड़े खड़े इसराइल ने तबाह कर दिए। और उसके बाद यही वो जंग थी जिसमें पाकिस्तान से वो जो पायलट भी गए और फौज भी गई लड़ने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी पायलट ने और फजाई हमारी जो ताकत है पाकिस्तान की, उसने वहां पे काफी अच्छे किस्म के प्रोग्रेस दिया। लेकिन इसके बावजूद भी तो कि वो इसराइल के पीछे अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, पूरी दुनिया का मतलब वो जो एंटी मुसलमान जो फोर्सेस थी, उन्होंने इसको, उनकी जीत हुई। और पहले अगर इसराइल 35% फलस्तीन पे काबज था, तो इस जंग के बाद अब वो 80% इसराइल पे यानी फलस्तीन पे काबज हो चुका है। अच्छा, वो जो 20% है वो कहाँ पे रहते हैं इसराइली? जो फलस्तीनी है वो 20% उनके पास इलाका है, वो कहाँ पे है अब? जी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली 2 इलाके हैं, एक को वेस्ट बैंक कहा जाता है जी। वेस्ट बैंक का इलाका जो है ये ऊपर की तरफ लगता है, समंदर की तरफ एक छोटा सा एरिया है, वेरी फ्यू माइल का, जिसमें जिसे गजा की पट्टी कहते हैं जी। वो एक पट्टी की सूरत है समंदर के साथ, यानी एरिया है। पाकिस्तान या किसी स्टेट के लिहाज से बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रोविंस के तौर पर, एक आप उसे एक इलाके के तौर पर एक बड़ा इलाका कह सकते हैं। वो जो उसमें मेजॉरिटी है अभी, तो आपको याद होगा, आपने जरूर इस पे लिखा भी होगा कि एक वाकया हुआ था साबरा और शतीला कैंप वाला, आपको याद होगा। तो वो कैंप थे जो फलस्तीनी उधर से इसराइली मजालम से तंग आके लेबनान में शिफ्ट हो चुके थे, और लेबनान शिफ्ट होके, और इसराइल वो जैसे कहते हैं ना कि घुस के मारना, तो उसके उन्होंने साबरा और शतीला कैंपों पर हमला करके एक ही दिन में 45,000 मुसलमानों को शहीद किया। ठीक है, ये दुनिया की यानी दहशत गर्दी की तारीख का सबसे बड़ा वाकया है। आज तक की जितनी दुनिया में दहशत गर्दियां हुई हैं, उन दहशत गर्दी के वाकयात में सबसे बड़ा वाकया है साबरा और शतीला कैंप पे, जो इन्होंने मसाकर किया, जो इन्होंने
बमबारी की इसराइल ने। उस इसराइल ने। जी अच्छा, उसके बाद यानी आज इसराइल में जो फलस्तीनी है वो सिर्फ 20 से 25% उनकी पॉपुलेशन टोटल उनकी है। बाकी ज्यादातर फलस्तीनी इस वक्त इजिप्ट में, लेबनान में, सीरिया में, इराक में, यूएई में और सऊदी अरब में पाए जाते हैं। जी ठीक है। यानी किसी मुल्क के पास लाख है, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 10 लाख है। यानी वो फलस्तीनी जो कह लें कि आप 100 बंदे थे, अब सरजमीन फलस्तीन पे वो सिर्फ 20 बंदे रह गए हैं। ठीक है। बाकी बाकी महाजरीन के तौर पे वो दुनिया में। अब इसराइल कहता है कि मैं गजा की पट्टी, जिसका कि मैंने आपको बताया वो कहाँ पे वाक़या है, समंदर के साथ साथ, और दूसरा उस वेस्ट बैंक जो पीछे पहाड़ों की तरफ लगती है और जिसकी तरह से इधर जॉर्डन से मिलती है, ठीक है। वो सारा इलाका उर्दन से मिलती है। हाँ अब जी, उस पे कब्जा, ठीक है। और उस पे जो है उधर इस वक्त फलस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत है। ठीक है। फलस्तीनी अथॉरिटी की हुकूमत है हाँ जी, और फलस्तीनी अथॉरिटी की उस हुकूमत को की गवर्नेंस उसके पास है, महमूद अब्बास के पास। ठीक है। ठीक है, ये वो अथॉरिटी है जिसे इसराइल भी काफी हद तक एक्सेप्ट करता है, लेकिन उनको अभी यूएनओ चार्टर के मुताबिक, जैसे यूएनओ ने कश्मीर के मतलब एक चार्टर एक्सेप्ट किया था, साइन किए थे, ऐसा ही एक चार्टर एक इसराइल और अरबों के साथ हुआ यूएनओ का। उसमें कहा गया कि तमाम फलस्तीनियों को बुला के एक स्टेट इनको भी दी जाए और इसराइल को भी एक ममलकत के तौर पर तस्लीम किया जाए। अब जो 20% फलस्तीनी उधर हैं उनको ये मौका नहीं दिया जा रहा कि तो कम से कम 30-35% फलस्तीनी लेबनान में है, सीरिया में है कुछ 10-15%। यानी उन 80% फलस्तीनियों को जो मुल्क से बाहर है उन्हें वापस वोटिंग में शामिल होने का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। जी अच्छा, ये तो हो गया इसका सारा बैकग्राउंड। अब जो हुआ है, जो इसराइल पर इन्होंने हमला किया है, 5000 मिसाइल और रॉकेट दाग दिए हैं, जो कहते थे जी इसराइल का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। जी जी। अच्छा, मैं आपको इससे पहले ये बताता चलूं कि जैसा कि आप सारे जानते हैं, पूरे पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं, हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि मैं वो पहला शख्स था जिसकी एक हाई लेवल पे मीटिंग इसराइल ऑफिसर के साथ हुई। ये अर्ली ये लेट 90 की बात है, 2000 से पहले मेरी मुलाकातें शुरू हुई। तब मोहसिना बेनजीर भुट्टो की पहली गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट के बाद और उसके दरमियान भी मैं मोहसिना बेनजीर भुट्टो के वहाँ पे मिलके कोई ऐसा अरबों के लिए, फलस्तीन के लिए कोई हल तलाश करने की मोहसिना का ऐसा था कि उनके हाथों से ये काम हो जाए, ताकि उनके बाप ने जो एक फलस्तीन की मदद का बेड़ा उठाया था वो सिरे लग सके। और मेरी उस सिलसिले में इसराइली, उस वक्त के इसराइली वजीर आजम जो बाद में इसराइल के सदर भी थे बन गए, उनका शिमोन पेरेस के साथ मेरी काफी मुलाकातें होती रही हैं। पेरिस के साथ मैंने उनसे जी इस सिलसिले में नए वक्त में ठीक है कालम भी लिखे जा चुके हैं, उनकी तस्वीरें भी शाया हो चुकी हैं मेरे साथ। तो मेरी यासर अरफात के साथ भी इस सिलसिले में मुलाकात हुई, क्योंकि एक तो कौन काम कर रही थी, एक तरफ इसराइली हाई ऑफिशियल थे, एक तरफ यासर अरफात मरहूम, और एक तरफ बीबी शहीद। ये एक तो कौन काम कर रही थी और मैं इनके दरमियान वो अपना सारी जो मसले थे, ये जो सस्पेंडर थी वो टोटल मेरे थ्रू हो रही थी। तो मैंने उससे
अपनी एक मुलाकात के दौरान मैंने शेमन पेरेस अंजानी शेमन पेरेस साहब से पूछा कि आप इस मसले से क्यों आगे बढ़ने के लिए अब आपको वो एक फलस्तीनी जो वो अपना हक तो छोड़ेंगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ आगे जाना होगा, कुछ पीछे होना होगा। तो उन्होंने कहा कि हम इजरायली तो हर वक्त तैयार हैं नेगोशिएट के लिए। दरअसल इस फलस्तीन और इसराइल के जो राउंड अबाउट अरब हैं जहाँ पे बादशाहत है, वो नहीं चाहते कि इन सब के दरमियान में एक जमहूरी फलस्तीन तश्कील पा जाए, क्योंकि जमहूरी फलस्तीन के तश्कील पाने से, एक डेमोक्रेट फलस्तीन के तश्कील पाने से अरबों को अरब यानी अरब बनारती को प्रॉब्लम होगी, जहाँ बादशाहत है वहां पे प्रॉब्लम होगी। इसलिए नहीं, ये जो उनका स्थान था अंजानी शेमन पेरेस का, मैं इससे मुतफिक हूँ या नहीं ये एक अलग दास्तान है, लेकिन ये उनका स्थान था। तो अब ये बात है कि उसके बाद यासर अराफात की वफात के बाद हमारा जो फलस्तीन उसके तकरीबन चंद सालों बाद मोहम्मद बेनजीर भुट्टो को भी शहीद कर दिया गया, यासर अराफात भी, और फिर शेमन पेरेस भी दुनिया से चले गए। और अब वो उस पीस के मसले में तकरीबन काम रुक गया, और उसी के साथ सऊदी अरब में बड़ी चेंजिंग आई। शाह अब्दुल्ला और मोहम्मद बिन सुल्तान साहब तशरीफ लाए, और दूसरे, और ये लोग फलस्तीन को अपने ऊपर एक बोझ समझने लगे, और हमारी तरक्की पीछे जा रही है सिर्फ फलस्तीन को सपोर्ट करके। जैसे कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान कश्मीर के लिए अगर कर रहा है तो कल को कश्मीरी इंडिया से आजाद हो के हमसे भी आजादी मांगेंगे, इसी तरह की मतलब कोई सोच पाई जाती है। तो अब ये हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान ने जब ये तरक्की की तरफ और आगे बढ़ने की जुस्तजू में इन चीजों को इग्नोर किया। अब आप सुन के हैरान होंगे कि एक वीक में यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइल जाने वाली और इसराइल से आने वाली जो फ्लाइट ऑपरेशन है, आपको पता है उन दो मुल्कों ने अपने सफारती तल्लुकात बहाल कर दिए हैं। 152 यानी 152 फ्लाइट उनकी हफ्ते में आती जाती है। अच्छा, यानी इतनी बड़ी लेवल पे उनकी ट्रैफिकिंग, वो जो क्या एक दूसरी मुल्क में आती है। तो जब इस हद तक बात बढ़ जाए तो फिर वहां पे जहाज और जंग का तो मकसद बहुत हो जाता है। दरअसल अरबों ने इसे मुर्दा घोड़ा समझ के दफना दिया हुआ था। ठीक है, वो चंद फलस्तीनी और हमास, हिजबुल्लाह और जो फलस्तीन के लोग जाती लोग थे वो बेचारे काम कर रहे थे, लेकिन यासर अराफात की रहलत के बाद उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं रही थी, उनके पास वो ताकत नहीं रही थी डिप्लोमेटिक लेवल पे या अस्करी लेवल पे कि वो आगे बढ़ सकते। तो अब ये आप ये समझे कि ये पिछले 15 से 20 साल से ये एक फ्रीज हो चुका था मामला। यही कभी छोटी मोटी, कभी अलकदस मस्जिद के बाद छोटा मोटा खड़ाक हो गया, कभी 4 फलस्तीनी मार दिए गए, कभी एक इसराइली मार दिया गया। बस इस किस्म की ना हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती रहती। अब जब उन्होंने देखा फलस्तीनियों ने जिनसे उनका वतन छीना गया कि हमारे साथ तो ये ज्यादती हो रही है, हमें आगे लगा के 60-70 साल इन अरबों ने हमें यूज करते रहे हैं अपने मुफादात के लिए, और आज इसराइल के साथ इनके साथी भी
खोल के हैं। देखे ना, आज तुर्की के भी इस तरह के साथ बाकी तल्लुकात हैं, इजिप्ट के भी हैं। आपको पता है कि इससे पहले इजिप्ट के जो सदर सदात थे और जमाल अब्दुल नासर थे, वो भी इसराइल के साथ यानी सफारती तल्लुकात बहाल कर चुके थे और इस वक्त तो उनके फुल सफारती तल्लुकात हैं। जबकि बेशुमार इसराइली हर साल, हर वक्त, बल्कि जो इजिप्ट का शर्म अल शेख जो समुद्री एरिया है वहां पे छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो गर्म इलाका है, समंदर है, वहां पे बीचेस है, तो इसराइली अमीर सियाह बहुत पसंद करते हैं उस इलाके को। तो इजिप्ट उससे पैसे कमा रहा है, यानी मिस्र, यूएई, सऊदिया, तुर्की, हर ऑलमोस्ट आधे आलमी इस्लाम के तो इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात जो है वो, और किसी मुल्क के पासपोर्ट में ये नहीं लिखा कि इस मुल्क को इसराइल जाने की इजाजत नहीं है, हाँ जी, स्वाय पाकिस्तानी पासपोर्ट जी, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद अब जब फलस्तीनियों ने देखा कि हमारा जो मामला है, हमारा इश्यू जो है ये फ्रीज होता जा रहा है, तो उन्होंने अंदर ही अंदर अपनी तैयारी जारी रखी। उस तैयारी के सिलसिले में वो करते रहे और उन्होंने कल जो सरप्राइज दिया है वो ना सिर्फ, अच्छा ये कहना अवान साहब बिल्कुल सही नहीं होगा कि दुनिया की कोई एजेंसी नंबर 1 नहीं होती, दुनिया की कोई सिक्योरिटी नंबर 1 नहीं होती, दुनिया की कोई इंटेलिजेंस नंबर 1 नहीं होती, ठीक है। नंबर 1 कोई नहीं होता, आप उसे मैक्सिमम कह सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर है, आप उसे ये नहीं कह सकते वो कंप्लीट है, ठीक है। तो इसलिए ये अब पाकिस्तान की हम कहते हैं कि गूगल में भी है कि दुनिया की सबसे नंबर 1 जो इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ISI। लेकिन अगर ISI इतनी इंटेलिजेंट है तो फिर ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद से उठा के कैसे लेंगे, ठीक है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA है तो एक दिन में यानी अमेरिका के दर्जनों प्लेन अगवा कैसे हुए, 9/11 का वाकया कैसे पेश आया। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि दुनिया की कोई एजेंसी नंबर 1 है या कोई फोर्स जिसमें कोई खलल नहीं है या कोई ब्रीच नहीं है, जिसको ऐसा यानी कोई कमजोर उसके पॉइंट नहीं है। तो ये एजेंसियां, ये चीजें, सिक्योरिटी, ये एजेंसियां ये इंसानों ने बनाई और इसको ब्रेक भी इंसान करता है। जैसे आपका कंप्यूटर, आपका नेटवर्क, आपका डेटा हैक हो जाता है, आपके अकाउंट हैक हो जाते हैं, तो इंसानों की बनाई चीजें इंसान उसका तोड़ होता है। अच्छा, इसी तरह जब ये वाकयात हुए तो उन्होंने इसको अपने तौर पर जारी रखी और अपने इशू को जिंदा रखने के लिए उनको कल उसका एक छोटा सा मुजाहरा करना पड़ा, जिसको इसराइल और उसके इत्तेहादी यूरोपियन कंट्री वाले, मतलब पूरा यूरोप, जर्मन, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, मतलब स्पेन, पुर्तगाल, ये सारे अब उसको कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ है। अब भाई खुदा के बंदो, तुम ये सोचो, एक कौम जिसके मुल्क पे कब्जा करके उनको इक़्तिदार से बेदखल किया गया, उनको जमीनों से बेदखल किया गया, उनको घरों से बेदखल किया गया, उनको उनके वतन से बेदखल किया गया, तो क्या वो अपना हक छोड़ेंगे? वो तो लेंगे कभी ना कभी, आज नहीं तो कल सही। तो वो हमें याद है कि जब कभी मैं जमात इस्लामी की एक जली शाह है, तलवा शाह है, जमात इस्लामी जमात तलबा, उसके प्लेटफॉर्म पे मैं कभी स्ट्रगल किया करता था,
तो उनका एक नारा बहुत मशहूर होता था कि अल कदस फिर मुंतजर है एक सलाहुद्दीन अय्यूबी का। तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी तो आएगा। अब आते हैं आपके सवाल के दूसरे पहलू की तरफ जी। कि इसके नतीजे क्या होंगे। हाँ जी। तो इसके नतीजे ये होंगे कि जो फलस्तीन का ये इशू एक दफा फिर जिंदा हो गया। अब तमाम अरबों को, तमाम मुसलमानों को तवन करहन से साथ देना पड़ेगा जी फलस्तीन का। जी ठीक। आखिरी मेरा सवाल ये है कि सऊदी अरब और इसराइल जिस तरह से करीब आ रहे थे, अमेरिका उनको करीब ला रहा था, मुज़ाकरात करवा रहा था, तो ये सारा कुछ जो हुआ है, तो इसकी वजह से कोई उसमें कोई खलल पड़ जाएगा, कोई उसमें कमी आ जाएगी, कोई उसमें स्पीड स्लो हो जाएगी, या कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सिलसिला जारी रहेगा? इसका जवाब तो थोड़ा इसमें वक्त लगेगा, शायद चंद दिन इसमें लगे, क्योंकि इसराइल ने फौरी अटैक वापस गजा पट्टी पे करके तकरीबन 300 के करीब लोगों को शहीद कर दिया है। कोई 1600 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। जी लेकिन अरब और अमेरिका और यूरोप कहाँ खड़ा है, ये अब देखने वाली बात है। क्योंकि अमेरिकन जो है उनकी इंटेलिजेंस और उनकी पार्टी ये कहेगी कि पहले अरबों का दर्जा हजार चेक किया जाए कि ये कहाँ पे खड़े हैं, ये कितना इसका साथ देंगे फलस्तीन का और कितना पीछे हटेंगे। ठीक है, अब वो ये चेक करेंगे। जब उन्होंने ये देख लिया कि ना अरब, ना तुर्की, ना पाकिस्तान, ना कोई और स्ट्रांग मुस्लिम कंट्री फलस्तीनियों के साथ बस ब्ला 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 मुंह से ही है, बाकी कुछ नहीं। अगर उन्होंने ये डील कर लिया या जज कर लिया अमेरिका में, तो फिर तो वो एक गजा की पट्टी को जहन्नम से भी बुरा अचर कर देंगे। यानी ऐसा सबक सिखाएंगे उस पट्टी से, यानी उस खिते से, यानी फलस्तीनियों का नामो निशान मिटा देंगे। ये पहली दफा 70 साल में इसराइल को ये इतना बड़ा झटका लगा है। और 67 वाली और 74 वाली और 82 वाली जंगें भी उसे इतना बड़ा झटका नहीं दे सकी। तो अब वो ये देख रहे हैं, यूरोप, अमेरिका और इसराइल ये देख रहे हैं कि फलस्तीन के साथ कोई कितना मुखलस है या साथ देगा। तो जाहिर तो इस वक्त मार्क वाए ईरान के या एक कतर है, छोटा सा वो मुल्क है बेचारा, उसमें अस्करी लेवल पे वो इतना स्ट्रांग नहीं। और ईरान है, ईरान पे पिछले 40 साल से एक अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका ने पाबंदियां लगा रखी हैं माशी और अस्करी, लिहाजा वो भी एक खास हद तक ही साथ दे सकता है। हाँ, बाकी रह गई जहाँ पे तंजीमें हैं, जैसे तालिबान है अफगानिस्तान के, या हिज़्बुल्लाह लेबनान की, या दूसरी ऐसी तंजीमें जो है मुस्लिम तंजीमों के साथ देने से वो फलस्तीन मजबूत नहीं होगा, कमजोर होगा, क्योंकि वो उसे दहशतगर्द साबित करेंगे। एक दहशतगर्द दूसरे दहशतगर्द का साथ दे रहा है। इसलिए ये मुल्कों को, मुसलमान मुल्कों को दुनिया के नक्शे में इस वक्त 62 के करीब मुसलमान ममलकतें हैं। इन सब को इकट्ठा होके इनको जवाब देना पड़ेगा कि हम इनके साथ खड़े हैं। आप इस मसले का कोई पीसफुल, पायदार, पुरअमन हल निकालें, क्योंकि फलस्तीनियों को भी एक देश चाहिए, तो और इसराइलियों को भी एक देश चाहिए। तो ये नहीं कि एक का देश खत्म करके दूसरे को दे दे, या दूसरे का खत्म करके पहले वाले को दे दे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा चला तो ये एक जुज़वी या एक फौरी हल होगा, लेकिन ये पायदार हल नहीं होगा। और फलस्तीन का मसला कभी भी, जब तक दुनिया में कोई एक मुसलमान भी जिंदा है, कोई एक फलस्तीनी भी जिंदा है, वो अपने किबला अव्वल की बाजियाबी के लिए वो हर वक्त जान देने को तैयार रहेगा। ये मेरे
पर्सनल ओपिनियन नहीं, मैं उम्मे मुसलमान के जज्बात को मदद रख के ये मेरे ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी मेहरबानी साहब, थैंक यू।